नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अदानी की बात हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अदानी के काले कारनामे, उनकी करतूतें ज़रा कम आती हैं मीडिया में। और कोर्ट भी बहुत जल्दी अदानी के खिलाफ नहीं बोलता, आपने जब भी देखा हो। लेकिन जयपुर की एक अदालत ने, और जयपुर की ये ज़िला अदालत थी, उसने वाक़ई में एक हिम्मत किया। अब आपको उसको पूरी कहानी आपको बताते हैं, आपके स्क्रीनशॉट आपको एक दिखाऊंगी। वही खबर है, स्क्रोल वगैरह में सब जगह छपी है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हिम्मत वाली, उन्होंने छापा है। अदानी लेड फर्म चार्ज राजस्थान पीएसयू ओवर रुपीज 1400 करोड़ इट वाजंट एंटाइटल्ड टू। अब आपको बताते हैं कि जयपुर की एक जिला अदालत ने पिछले दिनों फैसला सुनाया कि अदानी समूह के नेतृत्व वाली एक कोयला खनन कंपनी ने राजस्थान सरकार से परिवहन शुल्क के रूप में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही की। उगाही, ये शब्द मैं अंडरलाइन कर रही हूं। 1400 करोड़ रुपए की उगाही किया है अदानी की कंपनी ने। कार्यवाही के दौरान राज्य ने स्वीकार किया कि उसने बहुत विनम्रता से कंपनी की बाह मरोड़ने की रणनीति का पालन किया, ताकि बिजली की कमी से राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान न पहुंचे। उसने अदानी के नेतृत्व वाली कंपनी पर हमेशा जबरन वसूली करने और गलत लाभ कमाने का आरोप लगाया। स्क्रोल और तमाम वेबसाइट्स पर ये जो खबर है, स्क्रोल के ही अनुसार मैं आपको खबर बता रही हूँ। ये 5 जुलाई 2025 को सुनाए गए फैसले में अडानी के नेतृत्व वाली कंपनी को 50 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया, और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से राज्य और समूह के बीच हुए सौदे का ऑडिट करने का अनुरोध करे। सोचिए कितनी हिम्मत वाला वो जज होगा जिसने कि ये फैसला सुनाया। अदानी को 50 लाख रुपए का जुर्माना दिया और कहा कि सीएजी द्वारा इस चीज की जांच हो, ऑडिट हो कि क्या सौदा राज्य सरकार और उस समूह के बीच में, अदानी के समूह के बीच में हुआ होगा। इन निर्देशों पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने 13 दिन बाद रोक लगा दी। आप सोचिए, जिला अदालत ने हिम्मत किया तो राजस्थान हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन इस फैसले के साथ पहली बार लगभग 2 दशक पुरानी व्यवस्था, जिसे भारत के सबसे विवादास्पद कोयला अनुबंधों में से एक माना जाता है, के प्रमुख विवरण सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। 2007 में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के घने हसदेव जंगलों में एक कोयला ब्लॉक राजस्थान द्वारा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया था। परसा परसा ईस्ट और केंटे बेसन नाम के इस ब्लॉक में 45 करोड़ टन से ज्यादा कोयला था। इसके तुरंत बाद वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के तहत जो कंपनी थी, उसने अडानी एंटरप्राइजेस के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया, जिसके तहत एक नई कंपनी बनाई गई जो कोयले का खनन करने और छत्तीसगढ़ से राजस्थान में अपने बिजली संयंत्रों तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगी। नई कंपनी का नाम पारसा केंट कोयलरीज लिमिटेड रखा गया, और जहां अडानी एंटरप्राइजेस के पास इसके 74% शेयर थे, वहीं सरकारी कंपनी के पास 26%। इससे अदानी समूह इस संयुक्त उद्यम की कमान संभाल पाया। ये देश में अपेक्षाकृत नई तरीके की व्यवस्था थी, जिसके तहत सरकार एक निजी ठेकेदार, जिसे माइन डेवलपर और ऑपरेटर कहा जाता है, को खनन सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करती थी। कई स्वतंत्र विशेषज्ञों ने ऐसी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए और तर्क दिया कि ये व्यवस्थाएं निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में के उपयोग के लिए आवंटित खदानों के लाभ कमाने की अनुमति देती है। अब इस स्टोरी पर क्या कहा जाए, पर्दे के पीछे अदानी की जो फर्म है वो क्या क्या करती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ये जयपुर का जो जिला कोर्ट था, फिर बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी। इस पूरी स्टोरी पर सबसे बड़ा टेक अवे और अदानी समूह के काम करने का जो तरीका है और किस तरीके से राज्य सरकारों को ऐंठा जाता है, वो चीज सामने आती है। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा मौजूद है। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबर जिला कोर्ट के जयपुर का जो एक जिला अदालत था, उसने जो एक हिम्मत दिखाई, उस पर क्या कहेंगे स्टोरी पर, और बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ, आप म्यूटेड है। हाँ,
जी, सबसे पहले मोटा मोटी कोर्ट ने ये कहा कि आप अगर आम खरीदने जाते हैं तो दुकान वाला आम के छिलके का रेट अलग और गुठली का रेट अलग नहीं कह सकता। आप अगर आम खरीदते हैं तो गुठली छिलका एक ही होता है। लेकिन अदानी ने क्या किया, राजस्थान सरकार को जो बिजली बेची उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग लगाया। मतलब आम अलग बेचा, आम की गुठली अलग बेची। तो इसीलिए 1400 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है अदानी के द्वारा राजस्थान सरकार को, ये कह के इस अदालत ने इस चीज को निरस्त कर दिया कि 1400 करोड़ रुपए का आपने घोटाला किया है। 1400 रुपए ज्यादा पैसा आपने उपभोक्ताओं से ले लिया है। इसीलिए राजस्थान कोर्ट ने इस तरह की, ये भी निचली अदालत ने दिया है। तो जिस जिस भी और ये निचली भी हो अदालत के, सकता है कि बीजेपी सरकार को ही चूना लगा रहे हैं अदानी साहब। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं, लगाएंगे ही, क्योंकि वो बीजेपी सरकार नहीं है। देखिए, चूना सरकार को नहीं लगाया जाता है। सरकार के पास जो पैसा होता है वो तो जनता का पैसा होता है। चूना लगाया जा रहा है जनता को, और उसको किस तरह से लगाया जा रहा है वो तो कोर्ट ने कह दिया कि आम आम अगर आप दुकान में जाके खरीदते हैं तो आम खरीदते हैं। आम दुकान वाला ये नहीं कह सकता कि आम के छिलके का रेट अलग लूंगा और गुठली का रेट अलग लूंगा। तो आप अगर बिजली किसी को दे रहे हैं, राजस्थान सरकार को, तो आप बिजली दे रहे हैं, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग लगाएंगे। तो कोर्ट ने जिस चीज को सही माना, सत्य को सत्य बताया। लेकिन आज के जमाने में भारत के किसी भी न्यायालय ने इस तरह की बोलने की हिम्मत की है तो उसकी हिम्मत को हमें दाद देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मामलों में भारत की न्यायपालिका, ऊपर ऊपर की न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत भी इस तरह के विषयों में, खास करके अदानी के विषय में, जल्दी हाथ नहीं लगाती है। वैसे में अगर किसी निचली अदालत ने इतना बड़ा जजमेंट दिया है तो जो भी वो जज हैं, जो अदालत है, उनको हमें सलाम करना पड़ेगा, उनके जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। उन्होंने इस चीज को चरितार्थ किया जो मुंशी प्रेमचंद जी के एक बहुत विख्यात उपन्यास है, विख्यात कहानी है, पंच परमेश्वर, कि बिगाड़ के डर से ईमान तो नहीं छोड़ सकते। उस चीज को उन्होंने चरितार्थ किया है। होता क्या है इस चीज में, इस चीज को हमें, ये तो आपने इस चीज का पूरा विस्तार से बता दिया। एक बहुत सीधी सी बात होती है कि अर्थव्यवस्था में एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक हमेशा संख्या में कम होता है, उपभोक्ता संख्या में ज्यादा होता है। चाहे बिजली हो या आलू हो, उगाने वाले कम होते हैं लेकिन उपभोक्ता ज्यादा होते हैं। बिजली उत्पादक कुछ कंपनियां उत्पादन करती हैं, लेकिन उपभोक्ता जो है हम आप, इस देश का हर नागरिक होता है। उसी तरह से आलू आलू भी उगाने वाले किसान कम होंगे, 50-60 लाख किसान भारत में आलू उगाते होंगे, लेकिन आलू खाने वाले 140 करोड़ हैं। तो कोई भी अर्थव्यवस्था जब बनती है तो अर्थव्यवस्था ध्यान में रखती है कि उपभोक्ता को चीजें सस्ती में मिले, उत्पादक को भले उसमें थोड़ा सा नुकसान हो, तो उपभोक्ता को थोड़ा सा नुकसान हो, उपभोक्ता को अगर प्रॉफिट कम हो तो उपभोक्ता को लाभ कम भी मिले। लेकिन जो माफ कीजिएगा, उत्पादक को अगर लाभ कम भी मिले तो उपभोक्ता को चीजें सस्ती में मिलनी चाहिए। यही लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था का नियम होता है। इसीलिए भारत सरकार अभी तक किसानों की जो मांग है कि हमको एमएसपी बढ़ाइए हर चीजों पे, वो नहीं बढ़ा रही है। क्योंकि किसानों को एमएसपी बढ़ाने का मतलब है आपके हमारे जो उपभोक्ता हैं, इस देश के 140 करोड़ उपभोक्ता हैं, उनके भोजन महंगा हो जाना। तो आप 40 करोड़ लोग इस देश में किसानी करते हैं, लेकिन 140 करोड़ लोग अनाज खाते हैं। तो अगर किसान को सरकार एमएसपी ज्यादा देना शुरू करती है तो जो उपभोक्ता है उसका भोजन भी महंगा हो जाएगा। इसीलिए सरकार किसान को एमएसपी नहीं देती। मतलब सरकार हमेशा उपभोक्ता के पक्ष में खड़ी रहती है, उत्पादक के पक्ष में खड़ी नहीं रहती। लेकिन अदानी के मामले में सीधा उल्टा हो रहा है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अदानी जो भारत में एवरेज बिजली देते हैं, बिजली भारत के राज्यों में वो बिजली देते हैं, वो बिजली प्रति यूनिट करीब करीब 6 रुपए के देते हैं। और वही बिजली अगर सरकारें किसी प्राइवेट प्लेयर से, या प्राइवेट प्लेयर तो छोड़ दीजिए, जो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उससे अगर खरीदेंगी तो 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली पड़ती है। तो भारत में 4 रुपए यूनिट बिजली देने की बिजली भी उपलब्ध है। ऐसे में अदानी 6 रुपए में देते हैं, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाते हैं। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अदानी का भारत की सरकार के साथ, व्यवस्था के साथ, सत्ता के साथ किसी न किसी तरह का गठजोड़ है। 6 रुपए की बिजली सार्वजनिक उपक्रम से लीजिए तो 4 रुपए में मिलती है। दूसरी बात, ये सब करने के लिए अदानी को बहुत सारी जमीनें भी दी जाती है। तो 2014 से अभी तक अदानी को भारत सरकार ने करीब करीब 17,500 एकड़ जमीन दी है, जो कि मार्केट वैल्यू के अनुसार 3 लाख करोड़ की है। इसका मतलब भारत के हर परिवार से 10,000 रुपए की जमीन भारत सरकार ने अदानी को दे दी। लोगों से पूछा नहीं, हर परिवार के 10,000 रुपए की जमीन। क्योंकि जो जमीन होती है वो सरकारी जमीन नहीं होती है, वो सार्वजनिक जमीन होती है। मतलब वो हमारी आपकी जमीन है, जनता की जमीन है।
जनता की जमीन को, इसका मतलब जनता के 10,000 रुपए के, हर परिवार के, भारत के 10,000 रुपए की जमीन आज अदानी के पास चली गई है। और दूसरा ये, जो अगर 6 रुपए में बिजली खरीदी जा रही है, जो कि एवरेज रेट 6 रुपए की है, तो महंगी बिजली का मतलब है अदानी किसी किसी कहीं पर भी अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 साल का करते हैं। इसका मतलब भारत के हर परिवार से 42,500 रुपए, 42,500 रुपीज, करीब करीब 40,000 रुपए भारत के हर परिवार से सीधे अदानी को ज्यादा पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मामला अदानी का नहीं है। मामला यह है कि भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं के हित के लिए बना रही है या उत्पादक के लिए बना रही है, क्योंकि उत्पादक तो एक दो ही है। उत्पादक कितने हैं? बिजली के उत्पादक भारत में 10 कंपनियां होंगी, लेकिन उपभोक्ता तो 140 करोड़ हैं। तो आपको 140 करोड़ लोगों को सस्ती सस्ती बिजली देनी है, या 10 उत्पादकों को महंगा लाभ करवा देना है? यहाँ पर आके ये गड़बड़ हो रही है कि इसका मतलब ही है कि अदानी को, अदानी समूह को अलग अलग तरीके से भारत का जो वर्तमान शासन तंत्र है उनको सब्सिडाइज कर रहा है, उनको चीजें सस्ते में मिल रही हैं और वो जनता को चीजें महंगी में दे रहे हैं। एक तो पहले उनको सस्ते में जमीन दी जा रही है, वापस उल्टे में वो हमको महंगी महंगी बिजली दे रहे हैं। यही बिजली आप अगर दूसरे से खरीदिए, सरकारी उपक्रम से खरीदिए, तो आपको बिजली सस्ती मिल रही है, 4 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। लेकिन आप अदानी से खरीदेंगे तो 6 रुपए प्रति यूनिट है। इसका मतलब हर परिवार को 42,000 रुपए का घाटा हो रहा है। हर परिवार का ऊपर से 10,000 रुपए की जमीन भी अदानी को दे दी गई है। तो ये चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि अगर भारत सरकार उत्पादकों के लिए लाभ का काम कर रही है अदानी के लिए, तो वही चीज तो भारत के किसान भी मांग रहे हैं। भारत के 40 करोड़ किसान कह रहे हैं कि हमको उत्पादन जो हम करते हैं उस चीज का लाभ हमको नहीं मिलता है, तो हम हमारा एमएसपी बढ़ा दीजिए। तो आप किसान भी उत्पादक है, लेकिन किसान उत्पादक है, उसका 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 रेट आप बढ़ा नहीं रहे हैं। अदानी भी उत्पादक है, अदानी को आप रेट बढ़ा के दे रहे हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि किसानों के मामले में सरकार उत्पादक के पक्ष में नहीं खड़ी होती है, उपभोक्ता के पक्ष में खड़ी होती है। लेकिन अदानी के मामले में सरकार उपभोक्ता को चूना लगाती है और वो जो जो उत्पादक है उसको लाभ कम कम करके देती है। तो ये जो इस तरह की एक योजना है, इस तरह की जो ये भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, ऐसे में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये विषय दुनिया भर में उठेगा। और इसी तरह का केस इसीलिए अदानी के ऊपर, जनगण मन के दर्शकों को पता है, अदानी के ऊपर अमेरिका में केस है। अमेरिकी सरकार ने वो केस नहीं किया है, अमेरिकी कोर्ट में उसका संज्ञान ले लिया गया है। उसको इंडाइटमेंट कहते हैं। इंडाइटमेंट का मतलब चार्जशीट कोर्ट ने दायर की है। वो यही दायर की है कि अदानी अमेरिका में आके अमेरिकी निवेशकों का पैसा गलत ढंग से उन्होंने लिया और अमेरिकी निवेशकों को चूना लगाया। तो आप कहीं पर भी जनता के पैसे लेते समय आप जनता को चूना नहीं लगा सकते। अंतर इतना ही है कि अमेरिका में आप चूना लगाएंगे तो आपके ऊपर केस होगा। भारत में आप चूना लगा रहे हैं लेकिन आपको नया नया ठेका मिल रहा है। तो यही चीज मेरे ख्याल से जयपुर की जो या राजस्थान की जो निचली अदालत है उसने इतना हिम्मत करके इस तरह का एक जजमेंट दिया। ये इसके लिए उनको शुभकामनाएं, उनके हिम्मत की दाद देंगे। वो लोग थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते समय थोड़ा होशियार रहें। आजकल मॉर्निंग वॉक करना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने एक नजीर स्थापित की है, एक नजीर हमारे सामने रखी है। ठीक है, हो सकता है ऊपर के कोर्ट में जाके, क्योंकि हमें पता है न्यायपालिका में ऊपर ऊपर जाते जाते मामला अदानी के पक्ष में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक नजीर स्थापित की। ट्रायल कोर्ट में कोई भी जजमेंट आता है तो उस जजमेंट का एक महत्व होता है, भले वो निचली अदालत हो। कहीं पर भी किसी को अगर फांसी की भी सजा होती है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सजा नहीं देता, ट्रायल कोर्ट देता है। तो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। भले वो आगे जाके निरस्त हो जाए, लेकिन उसने पूरे विषय को गंभीरता से जाना है, पहचाना है, पूरे विषय के अंदर तक गए हैं। उसमें जितने भी सबूत हैं, साक्ष्य हैं, विटनेस हैं, सारे लोग आते हैं, तभी वो ट्रायल कोर्ट में जजमेंट आता है। नहीं, लेकिन जहां पर बाकी राज्यों में भी अदानी जहां जहां माइनिंग का काम कर रहे हैं, क्या अब वहां पर अब जांच की जरूरत नहीं है कि क्या अदानी ने जो राजस्थान के साथ किया, राजस्थान की सरकार के साथ, क्या पता वो और राज्यों में भी यही काम कर रहे हो? भाई राज्य की सरकार को मिला लिया और फिर आप टैक्स पेयर के मनी पर चूना लगा रहे हो सबको। जयपुर की ये जो कोर्ट, जिसमें जो आप इसको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जिस कोर्ट ने 1,400 रुपए का जो चूना लगाया ऐसा कहा है, उसमें उन्होंने दो चीज और की है। एक तो अदानी के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया है, और अदानी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको जयपुर के अदालत ने सीएजी की ऑडिट करने का भी उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। तो इसका यही मैं कह रहा था कि इस हाई कोर्ट, इस छोटे से कोर्ट के जजमेंट ने एक नजीर स्थापित की है। पहला तो ये कि आप
जनता के पैसे को चूना नहीं लगा सकते। जनता के पैसे का चूना लगाएंगे तो उसको हम पकड़ेंगे। दूसरा ये कि सिर्फ पकड़ेंगे नहीं, हम आपके ऊपर दंड भी डालेंगे। और तीसरा ये कि आप इस तरह से अगर कर रहे हैं तो उसका ऑडिट भी सीएजी से करवाएंगे। तो अगर जयपुर की एक छोटी सी अदालत को इतनी सी चीज समझ में आ रही है कि उपभोक्ता को आप चूना नहीं लगा सकते, आपको हमेशा चीजों को उपभोक्ता को सस्ती देनी है, उत्पादक अपने फायदे के लिए उपभोक्ता को चूना नहीं लगा सकता। अगर उसने चूना लगाया है, जैसे कि जयपुर की कोर्ट ने, निचली अदालत ने कहा, तो उसको 50 लाख का दंड भी होगा और उसके ऊपर उसके जितने भी काम हो रहे हैं उसका ऑडिट भी होगा। तो उसने एक छोटे से एक सैंपल के रूप में, एक प्रयोगशाला में एक छोटी सी चीज को पूरा का पूरा सैंपल करके दिखा दिया है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इंग्लिश में उसे कहा जाता है। एक छोटी सी चीज को पूरी तरह से आप प्रमाणित कर दीजिए। आप अगर क्या कहते हैं, पहले तल्ले से कोई एक लोहे की चीज को नीचे फेंकते हैं तो आप गुरुत्वाकर्षण को साबित कर देते हैं। अब उसके बाद आप उस ऊपर से खुद भी कूदेंगे तो वही नियम लागू होगा, और 10 तल्ले से भी कूदेंगे तो वही नियम लागू होगा। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जब लागू होता है तो एक छोटे से जगह में जो लागू होता है पूरे दुनिया के लिए वही लागू होता है। मेरे ख्याल से जयपुर की इस छोटी सी अदालत ने एक नजीर पेश की है। सब जगह इनका ऑडिट होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने कहा है। जो जज साहब निचली अदालत के थे उनके भविष्य का क्या होगा, अब तो ये सवाल है। और उनके इस जजमेंट पर रोक लगा दिया राजस्थान के हाई कोर्ट ने। तो इन दोनों चीजों पर आप टिप्पणी करें कि अब वो जो निचली अदालत का जो जज है जिसने के फैसला सुनाया, वो बेचारा, मुझे नहीं लग रहा उसको कभी प्रमोट करके हाई कोर्ट में भेजा जाएगा। एक तो उसका भविष्य खत्म हो गया क्योंकि उसने अदानी के विरुद्ध दे दिया। दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, उसने इस पूरे ऑर्डर पर रोक लगा दी। क्या कहेंगे, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग टेल्स ऑफ टू कोर्ट्स एक तरीके से सामने आता है अदानी के केस में। जी, जिस अदालत ने भी, निचली अदालत के जज साहब ने ये जजमेंट दिया, मेरे ख्याल से वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है, होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा का, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मेरे ख्याल से वो राम जी के परम भक्त हैं, इसीलिए उनको पूरा भरोसा था कि अगर मैं सत्य पर खड़ा रहूंगा, सच्चाई को सच्चाई की तरह बोलूंगा, तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अगर वो इतने बड़े परम राम जी के भक्त हैं और उन्होंने सच्चाई को सच्चाई के रूप में रखा है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में सब जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाने वाले जजों का क्या हश्र होता है हमने देखा है। ये सब को जानने के बावजूद अगर जज साहब ने इतना हिम्मत करके जजमेंट दिया है, तो स्वाभाविक है कि राम जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है। वो राम जी के भी कोई विशेष भक्त जरूर होंगे। अब दूसरी बात है कि जैसे जैसे कोर्ट में आप ऊपर चले जाते हैं, नीचे की अदालत में जो व्यक्ति होता है, वो केवल, आजकल तो कई सारे निचली अदालतों में जो जज बनते हैं वो कानून की पढ़ाई कर लेते हैं। कानून की पढ़ाई करने के बाद एक मास्टर्स कर लेते हैं, और मास्टर्स करने के बाद एक जजों की परीक्षा होती है, वो परीक्षा देते हैं और सीधे जज बन जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जिस समय पढ़ाई के दरमियान रहते हैं, कोई भी चीज आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक आदर्शवादिता होती है। आप जवान होते हैं, आपके अंदर एक आदर्श होता है। दूसरी बात होता यह है कि जब आप सिस्टम के अंदर चले जाते हैं और सिस्टम में 5 साल 10 साल काम करते हैं, तो आपको पता लगता है कि मेरे आदर्श अपनी जगह पर हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि मैं अपने आदर्शों को पकड़ के रहूंगा तो मैं पीछे हटता चला जाऊंगा। मैं अपने आदर्शों के साथ अगर किसी तरह का समझौता कर लेता हूं तो मैं धीरे धीरे मेरी जो राह है ऊपर आगे अग्रसर होती चली जाएगी। तो ये जो निचली अदालत का जजमेंट है, मेरे ख्याल से इस जज साहब का नाम, ये और देखना चाहिए। मुझे लगता है ये उम्र में बहुत कम, मतलब एकदम ताजा तरीन ये जज बने होंगे। इन्होंने, इनके आदर्शवादिता, इनके आदर्श इतने मजबूत थे कि अपने आदर्श को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट दिया। लेकिन आगे की अदालतों में ये जो जजमेंट कैंसिल हो गया या सुपरसीड हो गया या उसको स्टे मिल गया, वो इसीलिए क्योंकि आगे के जज में, हाईकोर्ट वगैरह में जो जज होते हैं वो काफी उम्रदार होते हैं। हाईकोर्ट में आप 40 साल के कम से कम उम्र के लोग हाईकोर्ट के जज भी नहीं बन सकते। कम से कम आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कानून का, तभी आप हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं। तो कोई आदमी अगर पढ़ाई लिखाई कर लिया, उसने 10 साल कानूनविद बन के उसने नौकरी की या मतलब वकालत की, तो उसने दुनिया देख लिया, उसको पता लग गया कि इस दुनिया में मुझे व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए काफी सारे समझौते करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये दोनों जजमेंट अपने आप में प्रमाणित करता है कि निचली अदालत में जो आदर्शवादी युवा है इस देश का, जो जज बना है, वो सत्य के ऊपर खड़ा है। उसने शायद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवनी पढ़ी हुई है, रामायण पढ़ा हुआ है। उसको पूरी हिम्मत है कि आदर्श और सत्य के ऊपर हम खड़े रहेंगे तो जो चीज आएगी मेरे सामने दी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरी न्यायपालिका में ऊपर चले जाते हैं, आप देखने में आपको मिलता है
है कि अलग अलग तरह के दबाव रहते हैं, अलग अलग तरह के व्यवहारिक समस्याएं आ जाती हैं, अपने आप को उनको आगे बढ़ाना होता है, किसी और की उनको मदद चाहिए होती है। तो इसीलिए कितना अच्छा जजमेंट, जो कि अपने आप में एक स्पीकिंग ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट हाँ, का कोई भी जजमेंट होता है तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से छानबीन करके उन्होंने कहा है। उन्होंने, फिर से मैं कह रहा हूं, उन्होंने तीन चीज उन्होंने कही है। एक तो घोटाला हुआ है, 1400 करोड़ रुपए ज्यादा आपने लिए हैं, इसीलिए आपको 50 लाख का दंड है, और आपके ऊपर तो सीएजी ऑडिट होनी चाहिए। ये तीनों चीज अगर जो कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब वो पूरे इस मामले की गहराई तक गया था, तभी ये तीन चीज वो कह सकता है। लेकिन आपको याद होगा जब हिंडनबर्ग का मामला आया तो उस समय अदानी इज इंडिया, इंडिया इज अदानी कह के जो राइट विंग ट्रोल सिस्टम है और जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कहते थे। तो अब इस कहानी को देख के अदानी इज इंडिया और अदानी इंडिया इज अदानी कोई बोल पाएगा? जो अदानी का कंट्रीब्यूशन है इंडिया ग्रोथ स्टोरी या इन द स्टोरी ऑफ द ग्रोथ ऑफ करप्शन? बेसिकली ये हो रहा है कि अदानी करप्शन के ग्रोथ में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लास्ट में मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये स्टोरी का निचोड़ अदानी के पर्सपेक्टिव से और अदानी का जो भ्रष्टाचार है उसके पर्सपेक्टिव से क्या होगा? जी। देखिए, इससे ये होगा कि देश की जनता के अंदर, चाहे वो राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कोई भी हो, एक जजमेंट है। ये जजमेंट अपने आप में स्पीकिंग ऑर्डर है। ये जजमेंट पर वो किस तरह से वो इस निर्णय पर पहुंचे, ये पूरा का पूरा सार्वजनिक है। तो इसका मतलब यह है कि अब इस जजमेंट को नकारना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। आप अदानी खुद भी हो या अदानी के समर्थक भी हो तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये भी बात सच है कि ऊपर ऊपर जाते जाते, क्योंकि भारत का पूरा तंत्र आज, मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया, पूरा का पूरा तंत्र अदानी को मदद करते हुए दिख रहा है। अदानी को बहुत कम रेट में जमीन भी दी जाती है, जनता की जमीन, हर भारत के हर परिवार की 10-10 हजार की जमीन आपने अदानी को दे दी। भारत के हर परिवार का 42,500 रुपया आपने अदानी को बिजली के बिल पे पर दे दिया। तो क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र अदानी के साथ खड़ा है, इसीलिए ये चीज तंत्र इस सच्चाई से रूबरू होगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। तंत्र शायद इस सच्चाई को नहीं मानेगा। लेकिन दिक्कत होती यह है कि सच्चाई सच्चाई होती है। सुबह जब सूरज उगता है तो वो उग जाता है। उल्लू अब कहे कि दिन में रात है, क्योंकि कहा जाता है, माना जाता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में अंधेरा छाया हुआ रहता है। तो आप अगर दिन में, जिस समय सूरज उगा हुआ है, पूरी दुनिया कह रहा है कि सूरज उगा हुआ है, आप अगर कहेंगे कि नहीं नहीं अंधेरा है, हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो कह रहा है ना वो अपने आप को उल्लू साबित करेगा। क्योंकि अब ये मामला जो है अडानी वगैरह का मामला, ये पूरे दुनिया में हो चुका है। अडानी के साथ, अगर अडानी इतने अच्छे खासे होते, इतने साफ सुथरे होते, उनका व्यापार अच्छे ढंग से चल रहा होता, तो अमेरिका की कोर्ट से लेके जयपुर की कोर्ट तक सब लोग उनको गलत क्यों साबित कर रहा होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है ना। अमेरिका का कोर्ट ने तो कुछ निर्णय दे दिया तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका कौन होता है हमें बोलने वाला। यहाँ तो आपके देश के खुद जयपुर के कोर्ट ने दे दिया कि आप गलत काम कर रहे हो, आप धोखाधड़ी कर रहे हो, आप लोगों का पैसा, लोगों को चूना लगा रहे हो। तो ये जब आपके घर के अंदर से भी लोग कहना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब झुठलाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जैसे चैनल, जनगण मन जैसे चैनल इस चीज को उभार के बताएं, लेकिन बाकी लोग इस चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है गोदी मीडिया में ये बात उतनी नहीं उठाएं, क्योंकि उठेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो उल्टा उसको ये दिखाएंगे कि देखिए अदानी के खिलाफ कोई कोई केस था, हाई कोर्ट में उसको स्टे मिल गया। मतलब आप किसी चीज को उल्टा भी परोस सकते हैं। लेकिन कितना भी ये उल्टा परोसे, मेरे ख्याल से सूरज जब उग जाता है तो प्रकाश हो जाता है। दुनिया उसी को प्रकाश कहती है। चंद उल्लू बैठ के अगर कहें कि नहीं नहीं अभी तो अंधेरा है क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता नहीं, तो ठीक है, वो कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन फिर वो प्रमाणित हो जाता है। सूरज को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है, सच्चाई अपने आप में होती है। एक आदि शंकराचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, ज्ञानम वस्तु तंत्रम न पुरुष तंत्रम। मतलब जो सत्य होता है वो चीज दिख जाती है, वो वस्तु में दिख जाती है। किसी के कहने से कोई चीज सत्य नहीं होती। जो सत्य है, मतलब सूरज सूरज सत्य है। सुबह में 7 बजे सूरज उग जाता है। अब आप नहीं भी मानिए उसको कि नहीं उगा है, तो आपके नहीं कहने से आपके घर में, आपने घर के अंदर सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दिए। हो सकता है आपके घर अंधेरे में, आपके घर के अंदर अंधेरा हो, लेकिन आपके घर के अंदर अंधेरा, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं होगा, बाहर पूरी दुनिया में उग चुका है। तो मेरे ख्याल से अदानी का मामला भी इसी तरह से हो रहा है। रामायण में इसकी एक बहुत अच्छी चौपाई है, उघरई अंतन होई निबाहु काल नेमिजिमि रावण राहु। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो धीरे धीरे ही सही पूरा चीज उघार दिया जाएगा। उघारने का मतलब हर परत बाहर आ जाएगी और जो सच्चाई है वो सबको दिख जाएगी। ये मेरे ख्याल से जयपुर की कोर्ट ने सच्चाई दिखाने का काम किया है। जो भी जज साहब ने, जो भी न्यायाधीश ने ये जजमेंट देने की हिम्मत की है,
उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनकी हिम्मत को हम लोगों को दाद देना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि वो बहुत बड़े राम जी के भक्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जब जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है उसको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। उन्होंने रामायण भी पढ़ा होगा और मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर भी पढ़ा होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह का जजमेंट दिया है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।